नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। बहुत टाइम पहले जब हम बिहार के पूर्णिया से दिल्ली आए थे, तब हमारी ट्रांसफ़र दिल्ली हुई थी। तो नए नए आए थे। हमारी सोसाइटी में कोई कोई फ्लैट में लोग आए थे, बाकी बहुत सारे फ्लैट तो खाली थे। जब हम आए नए नए, तो जो हमारे आसपास वाले लोग आए हुए थे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। और एक हमारे साथ में, बिल्कुल ही साथ में, मिसेस शर्मा और मिस्टर शर्मा रहते थे। उनकी आज़ादपुर मंडी में सब्जी की बहुत बड़ी दुकान थी, और उनकी दो लड़कियां और एक लड़का था। जब हम नए नए आए, तो उन्होंने हमारी बहुत मदद की। जैसे हमें पानी चाहिए या कुछ पूछना हो कि हॉस्पिटल कहाँ है या कोई भी चीज़ पूछनी, उन्होंने हमें बहुत मदद की। हमारा घर ठीक करने में या घर सजाने में बहुत मदद की। उनके घर के सामने उनके छोटे भाई और उनकी भाभी रहती थी। उनके एक बेटा और एक बेटी थी। और उनके घर के बिल्कुल साथ में उनकी एक फ्रेंड रहती थी, गायत्री, और उसके हस्बैंड रहते थे। गायत्री कॉलेज की प्रोफेसर थी, और जो उसके हस्बैंड थे बहुत अच्छी कंपनी में लगे हुए थे। उनका एक बेटा था जो अमेरिका में पढ़ता था। जो हमारे साथ में मिसेस शर्मा और शर्मा जी थे ना, उनके तीनों बच्चे तब मेरे दोनों बच्चों के से बहुत बड़े बड़े थे। और जो उनकी बेटियां कॉलेज में पढ़ती थी और बेटा बहुत छोटा था, वो अभी स्कूल में ही पढ़ता था। वो उनके घर में इतना अच्छा था, धार्मिक माहौल था। और मिसेस शर्मा रोज़ मंदिर जाती। सब उसको बड़ी आंटी कहते हैं और उसके हस्बैंड को बड़े अंकल कहते हैं। और उनके सामने में जो उनका देवर और देवरानी रहते हैं, उनको छोटी आंटी और छोटा अंकल कहते हैं। लेकिन मैं तो उनको दीदी और भाई साहब कहते। उनके साथ साथ उनके जो देवरानी और उनकी फ्रेंड थी, वो भी सब मेरी सहेलियां बन गई। हम सब अच्छे, धीरे धीरे तो हम फ्रेंड ही थे, फिर एक बहनों की तरह रहने लगे। सब एक दूसरे का दुख सुख करने लगे। उनकी दोनों बेटियों की ना, जब वो कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करके बाहर निकली, तो उस मिस्टर शर्मा ने उनका बहुत जल्दी जल्दी शादी कर दी। और उनकी शादी पूना में एक ही घर में हुई। वो दोनों भाई थे और ये दोनों बहनें थी। वो मतलब उनका जो ससुराल था ना, उनके ससुराल में भी सब पढ़े लिखे थे। ये भी दोनों बेटियां बहुत अच्छी पढ़ाई की हुई थी, इसलिए बहुत अच्छा रिश्ता उनको मिल गया। लेकिन वो साल में एक आध बार ही आते। तब धीरे धीरे जो उनका लड़का था ना, वो घर में अकेला हो गया। और मतलब ये वो जो मिसेस शर्मा थी, वो रोज़ मंदिर जाती, और शर्मा साहब भी मतलब सुबह 4 बजे मंडी जाते और 10 बजे आते। और शाम को 4 बजे जाते और रात को 10 बजे आते। मिसेस शर्मा घर में अकेली होती, उनके पास मतलब भी बहुत काफ़ी कुछ था, लेकिन उनमें ना कोई घमंड नहीं था। वो दान दक्षिणा, मंदिर, कीर्तन, मतलब बहुत कुछ करते। लेकिन वो ना कभी किसी को कुछ दिखा के नहीं करते। जो भी किसी की मदद करते, सबकी मदद करते, लेकिन चुपचाप शांति से करते। और धीरे धीरे मतलब अपने अंदर ही अंदर उनके पास बहुत, मिसेस शर्मा को ना बहुत अच्छे कपड़े, गहने, चीज़ें खरीदने का, घर सजाने का बहुत शौक। मतलब उनका परिवार एक अच्छा परिवार था, लेकिन घमंडी नहीं था, एक अच्छे लोग थे। उनकी अपनी देवरानी और देवर के साथ भी बहुत बनी हुई थी, और अपनी सहेली, और एक उनकी सहेली साथ वाले घर में रहती थी। सब अच्छी तरह रह रहे थे, बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। साल में कभी कभी, एक साल में एक आध बार उनकी बेटियां आती थी, लेकिन कम ही आती। धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि बेटे की भी शादी कर देते हैं, घर में रौनक हो जाएगी। मिस्टर शर्मा ने ना अपने परिवार में एक लड़की की चॉइस की, जो बहुत अच्छी थी, मतलब अच्छे घर की थी, उसको घर का काम का सब आता था। और मतलब वो परिवार वाले गए थे, जाके रिश्ता पक्का कराए। और उन्होंने सोचा कि जल्दी दिल्ली आके वापस हम लोग ना कुछ फंक्शन वगैरह करेंगे। अभी वो फंक्शन की तैयारी कर रहे थे, तो वो अपने आज़ादपुर मंडी अपनी गाड़ी में जा रहे थे, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट में मिस्टर शर्मा की डेथ हो गई। मिसेस शर्मा का बहुत बुरा हाल हुआ। सब ने मतलब
उनके साथ बहुत सहयोग किया, लेकिन वो तो बिल्कुल अकेली पड़ गई। उसको कुछ समझ नहीं आती थी। उन दोनों का बहुत प्यार था। अकेले रहना उनके लिए बहुत मुश्किल था। अब वो घर में भी ध्यान नहीं देती थी, मंदिर वगैरह भी नहीं जाती। धीरे धीरे सब ने उनको बहुत समझाया और फिर से दोबारा दोबारा मंदिर जाने लगी। और किसी से बात भी नहीं करती थी, कुछ नहीं। अब जहाँ उनके पास इतना कपड़ा चीज़ें थी, वो उनका भी ना मतलब भी पूरा कोई ध्यान नहीं रखती अपने ऊपर भी, खाने पीने सब चीज़ों का उनका ना। और इसका कारण ये हुआ कि उनकी जो दुकान थी ना, उनका बेटा, जिसको अभी पूरी समझ भी नहीं थी, दुकान में जाने लगा। दुकान में जब जाने लगा तो सब लोगों, अभी उसको पूरा काम भी नहीं आता था, धीरे धीरे वहाँ भी नुकसान होने लगा। उनके बेटे का ना एक अरुण नाम का ना दोस्त था। और उसका उसकी अरुण की ना मम्मी की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। और उसकी शादी हो गई थी, उसके 2 बच्चे भी थे। और उसकी जो वाइफ थी ना, वो अपने बच्चों में, ये घरेलू औरत थी, अपने बच्चों में मस्त रहती। अरुण बहुत चालाक था, बहुत ज़्यादा था। उसकी अपना उसकी मतलब ये जो मिस्टर शर्मा का बेटा था, उसकी जायदाद के ऊपर ना लालच भरी ना निगाह हो गई। वो दिन रात उसको ना उनके बेटे का नाम उनके बेटे का नाम प्रमोद था। वो प्रमोद जो था ना, वो बहुत मतलब लाड प्यार में पला था। इतना लाड प्यार, वो घर का भी अब पूरा मतलब जैसे जिम्मेवारी पड़ गई। अब उसको कुछ समझ ही नहीं आता था, लेकिन जो उसका दोस्त अरुण था ना, इसका बहुत फायदा उठा। वो धीरे धीरे जहाँ उसकी मम्मी को आंटी जी आगे पीछे घूमता। और उसकी निगाह आंटी जी की जायदाद के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर थी। वो और उनको ना इतना भड़काता। उसकी वाइफ भी बहुत दिन रात ऐसे अफसोस करने के लिए, मतलब ये उनका ना ऐसे कि आंटी की मदद करने आए, आंटी का ये करने आए। और पीछे से अरुण को इतना भड़काते कि तू अपनी माँ को छोड़ दे, अपनी बहन को छोड़ दे, अपनी दोनों बहनों को छोड़। वो तो साल में एक बार आती है, तो क्या ध्यान रखेगा ये। मतलब ये एक दिन ना उसने उसकी मम्मी ना धीरे धीरे, जो मिसेस शर्मा थी ना, बीमार रहने लगी। और जहाँ वो सोचने लगी कि मैं जल्दी से ना अपने बेटे की ना शादी कर देती। जहाँ उसके पापा रिश्ता तय करके गए थे, तो उसने सोचा कि उनसे बात करती हूँ। जब उन्होंने बात किया तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली आ जाते हैं, या आप यहाँ आ जाओ, ताकि हम रिश्ते की बात कर लें, शादी की बात कर लें, डेट फिक्स कर लें। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपनी देवरानी को लेके आऊँगी। वो अभी जा ही रही थी, तो उसको एक दिन पता चला कि उसका जो बेटा ना, उसकी देवरानी और देवर ने उसके बताया। देवर जो था ना, वो चार्टर अकाउंटेंट था। उसकी करोल बाग में ना बहुत बड़ी अच्छी दुकान थी। और उनका एक बेटा था, एक बेटी थी। मतलब बेटा बाहर ना, मतलब बंगलौर में ना उसकी बहुत अच्छी जॉब लग गई थी। बेटी अभी उनकी कॉलेज ही जाती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी बेटी की भी शादी, वो तो हमारे एसोसिएशन के पास ही हो गई। वो तो कभी कभी बहुत ज़्यादा आती जाती थी, बाकी कोई बच्चा आता जाता है। इस जो अरुण था, ये इतना बिगड़ गया, दोस्त मित्रों रिश्तेदारों ने सब उसको इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़। वैसे भी बहुत लाडला था। एक दिन मिसेस शर्मा ने अपने बेटे को बोला कि बेटा, तेरे पापा के नाम पे ना लॉकर है, तू ऐसा कर, तू मेरे साथ बैंक चल, हम लोग ना तेरे नाम पे लॉकर कर देते हैं, तेरा नाम बैंक में ना लॉकर में लिखा देते हैं। उसको इतना नॉलेज भी नहीं थी बैंक बुक के लिए, तब भी मम्मी के साथ बड़ी मुश्किल से गया। उसने अपने नाम पे ना और मम्मी के नाम पे लॉकर हो गया। बाकी चीज़ें, दुकान चीज़ें सब धीरे धीरे उसकी मम्मी चाहती थी उसके नाम कर दो। उन्होंने धीरे धीरे सब चीज़ें उसके नाम पे कर दी, लेकिन पूरी फिर भी नहीं हुई। लेकिन काफ़ी उन्होंने ना सब चीज़ें ना, लेकिन जो उनका दोस्त था ना रम, वो बहुत लालची था। उसकी वाइफ भी अब लालची हो गई। उसके 2 बच्चे थे। वो इतना भड़काते थे, इतना भड़काते थे उसको, प्रमोद को, कोई कहने की बात ही। और रिश्तेदार भी अब अपना अपना फ़ायदा, कि वो सोचते मिसेस शर्मा तो अकेली हो गई, लेकिन उनका देवर देवरानी बहुत साथ देते। फिर भी वो ये चाहते कि इनको जो लूट सकते हैं ना लूट ले। लेकिन उनकी जो सहेली थी ना,
सामने गायत्री, वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी, वो उनकी बहुत मदद करती रहती, बहुत समझाती, देवर भी समझाता। देवर से तो अपने चाचा से वो थोड़ा डरता था, लेकिन वो पता ही नहीं, धीरे धीरे जो उसका दोस्त था ना, और उसने क्या किया कि उसको ना उस आज़ादपुर मंडी में ना धीरे धीरे उसकी दुकान को बिकवाना चालू कर दिया। उसके बिजनेस में से ना ऐसे ध्यान देने लगा जैसे वो उसकी मदद, लेकिन वो तो बहुत पैसा खा रहा था, उसको उनका बिजनेस डाउन कर रहा था। वहाँ उनके जो मतलब गोदाम था ना, वो उनकी दुकान के ऊपर ही था। और अरुण ने ना एक बहुत बड़ी चाल चली, बहुत बड़ी चाल। उसने एक लड़की को उसके पीछे लगा दिया ताकि इसको फ़ायदा, उसको मतलब जो उनका दोस्त था ना उसको फ़ायदा हो जाए। इतनी गंदी लड़की, इतनी करेक्टरलेस लड़की उसके पीछे लगा दी। वो उसकी मतलब जायदाद के ऊपर निगाह रखना चाहता था। धीरे धीरे वो लड़की ना बहुत उसके पीछे लग गई, और दुकान में क्या होता था क्या नहीं, मिसेस शर्मा को तो बेचारी को कुछ पता ही ना था। एक दिन वो लड़की को घर ले आया, कहता मैंने तो इसके साथ शादी कर ली। मिसेस शर्मा तो आगे बहुत परेशान थी, अब बहुत परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई कि वो मतलब किसी को कुछ कहती नहीं, एकदम गुमसुम। और उनके दो फ्लैट थे, नीचे मिसेस शर्मा रहती थी, ऊपर का फ्लैट उन्होंने अपने बेटे के लिए तैयार करवाया था, अभी पूरा नहीं तैयार। वो लड़की और वो उनका बेटा ऊपर रहने लगा। धीरे धीरे जो लड़की के सब घर वाले थे ना, धीरे धीरे उस घर में आ। और मिसेस शर्मा का तो कोई हक ही नहीं रहा, वो माँ के नाम पर ना बिल्कुल कोई अधिकार, कोई चीज़ बेचारी की रही। उसके ऊपर धीरे धीरे उस लड़की ने ना, जो उनकी मतलब बहुत थी, इतने जुल्म करने चालू कर दिया उसको। मतलब जैसे दाल भी खानी होती तो उसको फीकी दाल देती, खाना नहीं देती, दवाई नहीं लेके देती, कुछ नहीं, मतलब इतनी परेशान। लेकिन और इतना बोलती कि अगर तुमने अपने बाहर अपनी देवरानी या किसी को बताया तो मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। अब उसका पूरा परिवार ऊपर रहने लगा उस बहू का, और सब कुछ लूट लूट के खाने लगे। और उस उनके बेटे का दोस्त भी खाने लगा, सब मतलब ही सब लूट रहा था, लूट रहा था। वो बहुत परेशान हो गई। सिर्फ उनकी मिसेस शर्मा को ना एक कमरा आगे का दिया हुआ था, बाकी दोनों फ्लैटों पे उस बहू के मायके वालों का हक था। मतलब वो चाहे जितना वो अंदर बीमार बाहर होती और उधर पार्टियां हो रही थी। मतलब इतनी पार्टियां, इतना मतलब ही नुकसान हो रहा था, इतना मतलब ही मिसेस शर्मा के ऊपर तबाह। और धीरे धीरे पता नहीं उसके दोस्त ने सिखाया, और यहाँ उसके बहू के मायके वालों ने, वो धीरे धीरे मिसेस शर्मा को ना धीरे धीरे दवाई के रूप में या खाने में ना जहर देने लगे। वो बहुत बीमार रहने लगी, और उसके बोलते हैं कि मतलब भाई हम नहीं तुम्हारी दवाई ला सकते, तुम बहुत महंगी दवाई है। उसको कपड़े में इतना, उसके पास कपड़ा, उसको सर्दी में कपड़े ही नहीं देते कुछ। लेकिन आसपास वाले लोग उसकी बहुत सहायता, आसपास वाले लोगों को घर में भी नहीं आने। वो इतने उसके ऊपर जुल्म करते, इतने जुल्म। उसके मुंह के ऊपर ना मतलब एक किस्म की ना उन्हें धमकी भरी ना टेप लगाई हुई थी, ताकि ये अपना दुख किसी को ना बता सके, बोल ना सके। वो इतनी परेशान। और धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी जो सब्जी मंडी में दुकान थी ना वो भी बिक गई। उनका एक फगवाड़े में फ्लैट था वो भी बिक गया, और मतलब जो घर की चीज़ें वो भी बिक गई। एक दिन उनको ना उन्होंने सोचा उनकी बेटियां आ रही हैं, उनको कुछ कुछ मैं दे देती हूँ अपनी जी। वो लॉकर में गई तो लॉकर पूरा खाली, कुछ है ही नहीं था। उनके बहू बेटे ने सारा कुछ निकाल लिया, घर में भी जो चीज़ें थी ना उसके मायके वाले ने लूट लूट के अपना घर बार। नोएडा में उनके मायके वालों ने इतनी बड़ी कोठी बना ली, इतनी बड़ी कोठी। उसकी मतलब मिसेस शर्मा कुछ पता ही नहीं घर। वो कुछ चिल्लाती या बोलती तो उसको वृद्ध आश्रम की धमकियाँ देते, कुछ भी। एक दिन उसका टीवी भी खराब हो गया, उसको टीवी भी नहीं ठीक करा के देते। एक दिन उसकी ऐनक टूट गई, उसने पूछा अपने बेटे को, बोला बेटे मेरे को ना ऐनक ठीक करा दो। वो कहते तेरे को क्या जरूरत, तूने कहाँ जाना। वो कहती मैं मंदिर जाती हूँ ना तो मेरे को दिक्कत होती है। वो जब मंदिर गई तो एक दिन उसको एक स्कूटर वाला ना बहुत मतलब ऐसा टक्कर लगा के गया कि बाएं टांग और बाएं ना
पैर उसका टूट गया, बहुत बड़ा उसका एक्सीडेंट हो गया। सब लोग जानते ही थे, उनको घर लेके आए। बहू बेटे ने इतना उसके ऊपर जुल्म किए, उसको दवाई भी नहीं लेके देते, कुछ नहीं करते। लेकिन उन्होंने गली में एक डॉक्टर था, उसको उन्होंने पढ़ाया हुआ था, मिसेस शर्मा, वो उसको फ्री इलाज कर रहा था, फ्री अपनी दवाइयाँ दे रहा था। धीरे धीरे वो जो जहर दे रहे थे ना, उस जहर से ना, एक गम का जहर, एक दवाई के रूप में जहर, एक खाना नहीं मिल रहा, हर तरफ से दुखी थी वो। और मतलब एक दिन उसकी डेथ हो गई। इतना मतलब एक इतिहास खत्म हो गया, एक दुनिया खत्म हो गई। सब लोग कुछ ना कर सके, सामने उसके ऊपर जुल्म होते देखते रहे, लेकिन सब सहानुभूति जानते भी हुए, उसके ऊपर सहानुभूति करते हुए उसके लिए कोई मदद ना कर सका, कोई कुछ ना कर सका। उनकी जब बेटियां आई, वो भी बहुत रोई, बहुत कुछ मतलब परेशानी हुई, बहुत परेशानी। वो धीरे धीरे एक दिन जब उनके होते ही ना, एक रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने बताया कि इनको जहर दे रहे थे। उन्होंने किसी दोनों बेटियों बेचारी ने नहीं बुलाया, बताया किसी को भी। और अपने भाई को इतना बोल के गई कि हमें पता है भाई तो उनको ऊपर जहर दे रहा था माँ को। लेकिन इतिहास अपने आप में दोहराता, एक दिन ऐसा ना हो कि तेरे बच्चे तेरे को भी ऐसे जहर दे। तो हम और कुछ नहीं कहेंगे, हम ये भी नहीं चाहते तेरे बच्चे तेरे को जहर दे, लेकिन भगवान जो कर्मों का हिसाब है ना जरूर देता, और तेरे को भी देगा। जो तेरी वाइफ ने मेरी माँ के साथ, हमारी माँ के साथ किया, तो हम उसको भी कुछ नहीं कहते। लेकिन जो परिवार टूटा है, जो हमें दुख लगा है, वो हम बता नहीं सकते। लेकिन कर्मों का हिसाब जब मिलेगा तो तब आप बहुत पछताओगे। प्लीज़ आप जिनकी भी माँ है, अपनी माँ का कर्ज इस ज़िंदगी में आप नहीं उतार सकते, लेकिन दुख सुख तो आप नहीं दे सकते, लेकिन दुख भी मत देना, ताकि ना मतलब आपके ऊपर और अगले कई जन्मों का कर्ज भी चढ़ जाए। और अपनी माँ को जितना भी आप थोड़ी बहुत जिस योग्य भी हो, खुशी जरूर देना। मेरी तो आप सबसे यही बेनती है, प्लीज़ प्लीज़ आप अपनी माँ को बिल्कुल दुख ना दें।